हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नई चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। आज के वीडियो में रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और हाँ, बाकी पार्ट का वीडियो जिसने नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो मैंने एक सीरीज में सभी वीडियो को अपलोड किया है बायोलॉजी का, तो सब वीडियो को आप देख करके यहाँ देखें। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम का मतलब अभी बताए थे हम लोग, पहले वीडियो में बताए थे कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत से छोटे छोटे कोई भी अंग या कोई भी चीज मिल करके कोई बड़ा काम करना, वो एक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे सिस्टम मतलब रिस्पायरेटरी में क्या होता है, श्वसन मतलब सांस लेने से संबंधित, मतलब श्वसन की प्रक्रिया में जितने भी अंग, जितने भी ऑर्गन्स की जरूरत होता है, वे सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वो सभी सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वही लिखा हुआ यहाँ पे कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो वही है कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता होता है, कि ऐसा अंग जो श्वसन के लेने में जो उसको सहायक करता है, वो सभी को जो ग्रुपिंग रूप होता है, वो सामूहिक रूप होता है, उसको क्या कहते हैं, वो श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ये ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है सिर्फ जंतुओं में होता है। पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने श्वसन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन, वो क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है शरीर में, जो ग्लूकोज होता है, उसको क्या करता है, वो फैक्टर कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को फैक्टर करने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा, ये सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कि C6H12O6 होता है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जब इसको मिलाता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को फैक्टर कर देता है। और फैक्टर करने के बाद देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा, ये सब क्या होता है, बाहर हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है कि श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। ऑक्सीकरण माने क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो यह कि श्वसन की जो क्रिया होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उष्मा निकलता है, और ऑक्सीकरण लेते हैं तो ऊर्जा क्या होता है, निकलता है, ठीक। और यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, कोई ऊर्जा नहीं निकलेगा, कोई ऊर्जा उससे नहीं निकलेगा, जिससे क्या होता है कि सांस नहीं ले पाता है, और जिससे क्या होता है, वो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, ठीक है, मृत व्यक्ति का। तो ये होता है, मृत व्यक्ति का शरीर का तो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता है। फिर अगला देखें कि श्वसन की क्रिया जो है एक अपचायी क्रिया है। श्वसन की जो क्रिया होता है कैसा है, अपचायी क्रिया है। अपचायी होने क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो क्या कहते हैं, उपचायी क्रिया होता है। तो श्वसन की क्रिया एक अपचायी क्रिया है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास, जिसको हम लोग ब्रेथिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रेथिंग में सांस लेने की प्रक्रिया। तो सांस अंदर लेने तथा सांस को बाहर छोड़ने की जो क्रिया होता है, ये सभी क्रिया को हम लोग ब्रेथिंग कहते हैं, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेथिंग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ब्रेथिंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है इंस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं निःश्वसन, एक होता है एक्सपायरेशन, जिसको बोलते हैं निःश्वसन, ठीक है। एक इंस्पायरेशन जिसको निःश्वसन, एक एक्सपायरेशन जिसको निःश्वसन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। मतलब अगर कोई जीव जंतु में अगर सांस अंदर ले रहा है तो अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्न गैस में क्या होता है, जब हम लोग अंदर लेते हैं सांस, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा गैस को अंदर लेते हैं सांस के रूप में। तो देखिए ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं 21% लेते हैं, 21%। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, तो 0.03% लेते हैं। और नाइट्रोजन लेते हैं कितना, तो नाइट्रोजन लेते हैं 78%, ठीक है। ये सांस लेने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग निःश्वसन कहते हैं। उसी प्रकार है कि निःश्वसन का मतलब होता है क्या, एक्सपायरेशन। क्या होता है, एक्सपायरेशन।
यह क्या होता है कि जब हम सांस जो होता है वो बाहर छोड़ते हैं, जो सांस के रूप में हम लोग बाहर छोड़ते हैं उसे निःश्वसन कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस क्या करते हैं, बाहर भी छोड़ते हैं। लेकिन गैस की जो प्रक्रिया होता है वो बदल जाता है, गैस का अनुपात जो है वो बदल जाता है। तो देखिए निःश्वसन में हम लोग कौन से गैस को बाहर करते हैं, तो देखिए निःश्वसन में हम लोग ऑक्सीजन 17% को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% को बाहर करते हैं और नाइट्रोजन 78% बाहर करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होता है, अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना छोड़ते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन अगर 4 रहेगा तो आप 4 मारिएगा, ठीक है। तो 4.6% होता है लगभग। तो ये होता है निःश्वसन में। उसके बाद देखिए प्रमुख श्वसन अंग। तो देखिए श्वसन अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। मतलब क्या कि श्वसन तंत्र का वह तंत्र जो श्वसन तंत्र में क्या करता हो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, जो उसमें योगदान देता हो, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। अब देखिए कि जैसे एक कोश के जीव होता है, जो एक कोश के जीव होता है उसमें जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता, जो उसमें जो सांस लेने की क्षमता जो होता है, श्वसन लेने की जो क्षमता होता है वो किसके द्वारा होता है, वो विसरण विधि के द्वारा होता है। किसमें, एक कोशिकीय जीव में कैसे सांस लेता है, तो विसरण विधि के द्वारा होता है। उसके बाद जलीय जीव जो श्वसन करता है वो कैसे करता है, वो गिल्स, क्लोम या गलफरा के द्वारा, जिसको गिल्स में क्या क्लोम या गलफरा बोलते हैं। तो जल जीव गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। कीट जो इंसेक्ट्स होता है वो कैसे लेते हैं श्वसन, तो श्वास नली के द्वारा लेता है। कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो होता है वो श्वसन ग्रहण करते हैं श्वास नली के द्वारा। फिर है टेडपोल मतलब क्या था, मेढक का बच्चा। तो मेढक का बच्चा कैसे सांस लेता है, गिल्स, ये भी गिल्स के द्वारा, क्यों, क्योंकि ये भी एक जल जीव है। उसके बाद है निष्क्रिय मेढक मतलब क्या था, कभी कोई मेढक ऐसा होता है जो जमीन के अंदर छुपा हुआ रहता है, मिट्टी बालू उसके अंदर में छुप जाता है, तो वो भी तो सांस लेते होंगे। तो वो सांस कैसे लेते हैं, वो त्वचा से सांस लेते हैं। और फिर है कुछ बिच्छू सांस कैसे लेते हैं, तो बिच्छू बुक लंग्स के द्वारा लेता है, इसमें लंग्स रहता है, फेफड़ा जैसा रहता है, तो उसके द्वारा सांस लेता है बिच्छू। और मानव तो फेफड़ा लंग्स के द्वारा लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि मानव का श्वसन मार्ग है वो किसके द्वारा लेता है, तो मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब जब मानव श्वसन लेता है तो श्वसन लेने का जो मार्ग होता है उस पूरे मार्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानव का श्वसन मार्ग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा श्वसन मार्ग है। देखिए सबसे पहले है नासा छिद्र होता है श्वसन मार्ग में। उसके बाद है नासिक कपाट है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से नीचे देखेंगे। फिर देखिए तीसरा में ग्रसनी है। फिर चौथा में स्वर तंत्र जिसको लेरिंक्स बोलते हैं। फिर श्वास नली है जिसको टेरेंचिया बोलते हैं। फिर ब्रोकाई है, फिर ब्रोकियोलस है, फिर वायु कोष्ठक होता है, फिर रुधिर के द्वारा भी होता है और कोशिका सेल के द्वारा होता है। तो ये सब होता है श्वसन मार्ग। तो चलिए नीचे हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है। तो डायफ्राम देखिए यह वक्ष गुहा के नीचे होता है। फिगर में देखिएगा कि यह क्या होता है, यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के क्या रहता है, ऊपर रहता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। यह डायफ्राम जो है वो किसका बना होता है, डायफ्राम संयोजी ऊतक का बना होता है। और निःश्वसन मैंने बताया अभी क्या, एक्सपायरेशन, सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। तो निःश्वसन में 75% योगदान रहता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं और उसके बाद जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ने में डायफ्राम का योगदान होता है कितना, 75% योगदान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में जो है वो डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई महिलाएं गर्भवती होती है तो उसमें जो निःश्वसन जो एक्सपायरेशन होता है उसमें डायफ्राम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। उसमें डायफ्राम क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता उस समय, गर्भवती महिला में निःश्वसन जो होता है उसमें क्या होता है, डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है। फिर देखा कि डायफ्राम जो होता है कि टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति में डायफ्राम जो होता है अगर वो टूट जाए तो व्यक्ति की तत्काल तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि नासा छिद्र। चलिए अब एक एक करके हम लोग जानते हैं श्वसन मार्ग का जो पार्ट है। तो देखिए सबसे पहला नासा छिद्र, यह क्या है, तो नाक का यह अगला भाग होता है, जो नाक होता है, नोज होता है, उसका सबसे आगे का जो भाग होता है वो नासा छिद्र होता है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण वगैरह को क्या करता है, रोक के रखता है। ये फिल्टर का काम करता है। नाक के जो बाहरी भाग में रहता है
जो यार सबसे आगे का भाग रहता है, इसमें क्या था, वायु अंदर जाता है, उसमें बाल हेयर रहता है। क्यों? क्योंकि धूल कण को वो रोक के रखता है। ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा है कि नासिक कपाट। नासिक कपाट क्या है? तो यह नाक का सबसे पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नाक का आगे का जो भाग होता है उसके पीछे में जो रहता है वो होता है नासिक कपाट। उसमें क्या होता है, चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिक कपाट के पास जो है वो ऑल्फैक्टरी लॉब पाया जाता है, और नासिक कपाट के पास में ही क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लॉब, जो हमें सुगंध वगैरह का एहसास कराता है। ठीक है। तो सुगंध वगैरह जो अब नाक में आता है तो उसका जो एहसास कराता है वो कौन कराता है, वो वही आता है नासिक कपाट। नासिक कपाट के पास में ऑल्फैक्टरी पाया जाता है लोब, जो हमें सुगंध कराता है। तीसरा है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी, जो फोरिंक्स कहलाता है, फोरिंक्स। तो यह क्या होता है, यह नासिक कपाट के नीचे या नासिक कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। ग्रसनी जो होता है वो क्या होता है, वो नासिक कपाट जो होता है उसके नीचे तथा मुख गुहा जो होता है उसके पीछे पाया जाता है, और इस मार्ग से ही भोजन तथा वायु दोनों क्या होता है, अंदर जाता है। वही ग्रसनी से क्या करते हैं हम लोग, भोजन और वायु दोनों को अंदर लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि रिमार्क्स में कि ग्रसनी, जिसको फोरिंक्स बोलते हैं, या निगल द्वारा, निगल में क्या, गलट जिसको बोलते हैं, गलट के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है। ठीक है। फिर देखिए कि ग्रसनी जो है, ग्रसनी जिसको स्वर तंत्र बोलते हैं, ग्रसनी स्वर तंत्र जिसको लिरिंक्स बोलते हैं, लिरिंक्स, ग्रसनी स्वर तंत्र लिरिंक्स के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। ग्रसनी स्वर तंत्र लिरिंक्स किससे जुड़ता है, तो श्वास नली से, ट्रेचिया जिसको बोलते हैं, ट्रेचिया से जुड़ता है। फिर देखिए स्वर तंत्र, स्वर तंत्र जिसको लेरिंक्स बोलते हैं, लेरिंक्स, यह क्या होता है, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। जो ग्रसनी होता है उसके जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, स्वर तंत्र होता है, लेरिंक्स होता है। यह आवाज निकालने में सहायक होता है। किसी व्यक्ति का आवाज वगैरह जो निकलता है वो किसकी मदद से निकलता है, वो स्वर तंत्र से निकलता है। अगर किसी में आवाज नहीं निकलता है तो वो किसकी खराबी के कारण, तो स्वर तंत्र के खराबी के कारण होता है। अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। स्वर तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सेरिंग्स करता है। पक्षियों में जो होता है सेरिंग्स होता है, मनुष्यों में लिरिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो लेरिक्स होता है, जो लेरिक्स होता है पर एक कपास पाया जाता है, लेरिक्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जो लेरिक्स होता है उस पर एक कपास पाया जाता है, कपास, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। जब हम कोई चीज निगलते हैं, निगलने की, जैसे दवाई वगैरह खाते हैं तो निगलने का काम करते हैं दवाई, तो जब हम निगलते हैं तो वो क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, बंद हो जाता है, और भोजन श्वास नली ना जाकर के ग्रास नली में चला जाता है। और भोजन जो होता है वो श्वास नली में नहीं जाता है, वो कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आ जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, किसी व्यक्ति को खाते वगैरह समय में देखना क्या होता है, हिचकी आ जाता है। तो हिचकी लगने का कारण क्या होता है, हिचकी लगने का कारण होता है कि वो एपिग्लोटिस जो होता है वो खुला रह जाता है। ठीक है। उस समय क्या होता है, भोजन जो होता है वो श्वास नली में ना जाकर के कहाँ चला जाता है, वो ग्रास नली में चला जाता है, जिसके चलते क्या होता है, हमें हिचकी आने लगता है। तो एपिग्लोटिस का नियंत्रण जो होता है, उसको जो मेंटेन करता है वो कौन करता है, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ठीक है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। उसके बाद देखिए फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। तो यह क्या है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, और मानव का जो है ये सबसे मुख्य श्वसन अंग है कौन, तो लंग्स। ठीक है। सबसे मेन भूमिका निभाता है श्वसन लंग्स। इसकी संख्या 2 होती है। लंग्स की संख्या कितना है, 2 होता है। दाहिनी फेफड़ा जो होता है वो सबसे थोड़ा लार्ज होता है। दाहिनी फेफड़ा जो होता है, दाहिनी का, वो क्या होता है, लार्ज होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है, और फेफड़ा जो होता है बाहरी आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फेफड़े को फुसफुस या पलमनरी भी कहते हैं, और फेफड़े को हम लोग फुसफुस या पलमनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। जो फेफड़ा होता है, जो रक्त में ऑक्सीजन होता है उसको मिलाने का काम करता है कौन, ये फेफड़ा, लंग्स। जिससे क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त को शुद्धिकरण का काम भी कौन करता है, वो लंग्स करता है। ठीक है। अर्थात रक्त जो है वो फेफड़ा में जाकर के क्या होता है, शुद्ध होता है। तो वही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, लंग्स में होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि 6 में देखिए श्वास नली। श्वास नली जिसको हम ट्रेचिया बोलते हैं। तो श्वास नली या ट्रेचिया क्या है, तो इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली से ही क्या होता है, वायु फेफड़े के अंदर जाता है। ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, ट्रेकिया में के बाहर कार्टिलेज का सुरक्षा परत होता है। और ट्रेकिया के बाहर क्या होता है, ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज का सुरक्षा परत होता है, जिसे हम लोग हाइल कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। वो ट्रेकिया आगे जाकर के क्या होता है, 2 शाखा में बंट जाता है। और फिर ट्रेकिया जो होता है आगे जाकर के यहाँ पे देखिए 2 शाखा में क्या होता है, वो बंट जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकोई कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकोई कहते हैं।
आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाए, फिर आगे जाकर ये जो ब्रोंकाई होता है वो कई शाखाओं में क्या होता है वो टूटता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ब्रोंक्यूलेज कहते हैं, ब्रोंक्यूलेज कहते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप ढंग से देखिए, ये क्या है, ट्रेकिया है, इसको हाइलिन में बदलता है, और फिर वो आगे जाकर के ट्रेकिया क्या होता है, दो भागों में बढ़ता है, और फिर वहां से क्या होता है, वहां से ब्रोंक्यूलोज में जाके वो बंट जाता है, बहुत से ब्रोंकाई शाखा में बंट जाता है। ठीक है, तो ये है किसका पार्ट, यह है श्वास नली ट्रेकिया का पार्ट। उसके बाद देखिए वायु कोष्ठक, जिसको हम लोग एल्वेली बोलते हैं, क्या अल्वेओली। तो यह क्या होता है, ब्रोंकोलिस के सिर पर गोल संरचना पाई जाती है, या ब्रोंकोलिस जो होता है, ये जो होता है इसके सिर पर क्या होता है, गोल गोल सा संरचना पाई जाता है, जिसे एल्वेओली कहते हैं, जिसको वायु कोष्ठक वो कहते हैं। और वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। वायु कोष्ठक का क्या काम है कि गैस का जो विनिमय होता है, विनिमय मैंने क्या था, अदला बदल, इधर उधर का काम करना, तो वो कौन करता है, वायु कोष्ठक करता है। जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि टीबी जो होता है, टीबी नामक रोग में जो होता है वो क्या होता है, एल्वेली या फिर वायु कोष्ठक में छेद हो जाता है। जब एल्वेली या वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है तो उसे दामा रोग कहते हैं। जब वायु कोष्ठक पर जो होता है वो क्या होता है, जब बलगम वगैरह जम जाता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको दामा कहते हैं। ठीक है, और जब एल्वेली या वायु कोष्ठक पर छेद हो जाता है तो उसको हम लोग टीबी नामक बीमारी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि अल्वेली जो होता है में रक्त कोशिकाएं होता है। अल्वेओली में क्या होता है, रक्त की कोशिकाएं होता है, जिनमें रक्त पाया जाता है, जिनमें क्या होता है, रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, HB हीमोग्लोबिन होता है। एल्वेओली जो होता है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। एल्वेओली क्या करता है, जो एल्वेओली हीमोग्लोबिन में जाकर के क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, उसको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर के क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कोशिकाओं में पहुंच करके ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, CO2 का निकलता है। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और यह पुनः एल्वेओली तक वापस आता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो एल्वेओली या वायु कोष्ठक में पहुंच करके CO2 क्या करता है, बाहर निकाल जाता है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए टिड्डल वॉल्यूम क्या होता है। बीच में हम लोग जान लेते हैं कि टिड्डल वॉल्यूम, टिड्डल मैंने टीबी को शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। तो एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उस पूरे प्रक्रिया को टिड्डल वॉल्यूम कहते हैं या टीबी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक बार में टिड्डल वॉल्यूम जो है वो 500 ml हो सकता है। मतलब 1 मिनट में कितना टिड्डल वॉल्यूम होगा, तो 1 मिनट में यहाँ पे कितना 500 गुना 60 कर सकते हैं, तो कितना होगा 6×5 इतना हो सकता, कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि TLC बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। तो TLC लगभग जो 6000 ml या 6 लीटर होता है। टोटल वॉल्यूम TLC का मात्र कितना होता है, 8% होता है। मतलब टोटल वॉल्यूम टीबी का जो होता है वो TLC का मात्र कितना होता है, 8% होता है। उसके बाद देखिए कि जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर मशीन के द्वारा क्या होता है, कृत्रिम सांस दिया जाता है। जब कभी किसी को अगर सांस लेने में कोई दिक्कत होता हो, बीमारी के कारण परेशानी होने लगता हो, तो उसे क्या करता है, वेंटिलेटर मशीन के द्वारा क्या करता है, कृत्रिम सांस दिया जाता है उसे। और इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है, इसलिए उसमें हीलियम मिला जाता है ताकि उसको हल्का कर देता है। और वेंटिलेटर का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, ICU में ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद देखिए कि अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर जो होता है अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या लेता है, हीलियम ले जाता है। ठीक है, और पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने साथ क्या लेता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोताखोर होता है अगर अधिक गहराई में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा सिलेंडर लेता है, हीलियम वाला, और कम गहराई में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन वाला लेता है। ठीक है, फिर देखिए वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। एक वयस्क जो है मानव 1 मिनट में कितना सांस लेता है, 14 से 18 बार ले सकता है। और एक बच्चा जो है, एक बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस ले सकता है। चलिए उसके बाद देखिए कोश की श्वसन, जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, यह क्या है, यह मानव कोशिका के अंदर पाया जाता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज जो है वो कोशिका के अंदर क्या होता है, टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है कि यह मानव कोशिका के अंदर होता है, मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप क्या होता है, बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाके टूटता है और हमें ऊर्जा वहां से मिलता है।
उसके बाद देखिए कि कोश के श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे देखिए कि ये है क्या कोशिका श्वसन, ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य में, दूसरा क्या माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में जो होता है वो अनाऑक्सी श्वसन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक, अब ये देखिए क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये वाला ये पूरा भाग कोशिका है, ये कोशिका द्रव्य है, और ये वाला बीच का क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक एक करके देखते हैं, चलिए देखिए। उसके बाद कोशिका द्रव में श्वसन, कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है वो क्या है, तो यह कोशिका द्रव में होता है, कोशिका का द्रव में होता है क्या, कोशिका द्रव में श्वसन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, अतः इसे अनाऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनाऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है इसमें। उसके बाद है कि बीज का अंकुरन, क्या है कि बीज का अंकुरन जीवाणु तथा ईस्ट में अनावक्षी श्वसन होता है। बीज का जो अंकुरन होता है वो जीवाणु तथा ईस्ट में अनावक्षी श्वसन से ही होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में अनावक्षी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी, एटीपी का मतलब क्या होता है, तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शेष बच जाता है। अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। उसके बाद है कि रिमार्क, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ हो जाता है और ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, एसिटाइल सीए को कहते हैं। उसके बाद देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कैसे होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। फिर है कि कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन या टूटना होता है। ठीक है, एक पायरुविक अम्ल में अपघटन 18 एटीपी बनता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल में अपघटन से कुल 36 एटीपी बन जाता है। फिर देखें कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी का संख्या कितना हो जाता है, 39। ठीक है, उसके बाद 36 जो क्रेब्स चक्र के द्वारा प्राप्त होता है और 2 जो होता है वो लाभ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जब टोटल में कितना होता है, 38 एटीपी बन जाता है। फिर देखिए कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। देखिए फिर क्रेब्स चक्र के दौरान जो है वो क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। अब देखिए श्वसनीय पदार्थ, यह क्या है, वैसा पदार्थ जिनका कोशिका के श्वसन के दौरान अपघटन या टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा में, फिर वसा प्रोटीन में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो रिमार आंतरिक श्वसन क्या है, कि कोशिकीय श्वसन किसको बोलते हैं, कि फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो बस यही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, असली इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।